अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस भट्ट। कल मुझे एक लीगी वर्कर है मीर अबरार साहब, उन्होंने अप्रोच किया। बकौल उनके वो टर्की में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर हैं। उन्होंने कहा जी मैं अक्सर आपकी वीडियोस वॉच करता हूं और आप कहते हैं जी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और इस क्रिप्टो इंडस्ट्री से हुकूमत पाकिस्तान चाहे तो अपनी माली मुश्किलात कम कर सकती है। तो आप बताएं, आपकी आप तजावीज़ दें। मैंने कहा जी फ़ोन पे तो नहीं, लेकिन मैं गाहे बगाहे वैसे भी अपने वीडियोस में अपनी राय का इजहार करता रहता हूं, तो कल मैं एक जामिया वीडियो बना दूंगा। आज इस वीडियो में 5 ऐसे नुकात हैं, 5 ऐसे इकदाम हैं जो मैं रिकमेंड करूंगा। कोई भी हुकूमत है, बेशक वो पीडीएम की है या पीटीआई की है, इससे किसी का कोई ताल्लुक नहीं है। ये 5 नुकात के ऊपर अगर वो अमल दरामद करेंगे, एक मैं आपको बात क्लियर करता जाऊं, ये इमीडिएट रिलीफ तो हुकूमत को नहीं मिलेगा, लेकिन जो सियासी जमात भी ये काम करेगी, जैसे सियासी जमातें न्यूक्लियर टेस्ट के ऊपर आज तक सियासी फायदे उठाती आ रही हैं, उनके सियासी स्लोगन है, इसी तरह, और उससे तो हमने अपने डिफेंस को नाकाबिले तहसीर किया था ना, नाकाबिले तस्खीर किया था। इसी तरह जो बंदा ये वाले इकदाम उठाएगा, वो हम अक्सर शहबाज शरीफ साहब कहते हैं ना चार्टर ऑफ इकोनॉमी, जब चार्टर ऑफ इकोनॉमी के लिए ये सारी सियासी जमातें सर जोड़ के बैठेंगी और उसके अंदर जो सियासी जमात इन 5 नुकात को, जो मेरी नजर में इससे ज्यादा भी हो सकता है, मेरी सूझबूझ के मुताबिक जो 5 इन नुकात पे ऊपर फोकस करेगी, उसको मुस्तकबिल में सियासी बहुत एडवांटेज मिलेगा, मुल्क को तो फायदा होगा ही होगा। वो कौन से 5 इकदाम है? नंबर 1, रेगुलेट क्रिप्टो डिजिटल करेंसीज एंड फॉरेक्स मार्केट। ये क्यों रेगुलेट करने चाहिए? दुनिया की जितनी स्टॉक मार्केट्स हैं, पाकिस्तान की अपनी भी स्टॉक एक्सचेंज है, दुनिया की सारी स्टॉक मार्केट का डेली का ट्रेडिंग वॉल्यूम देख लें, और एक साइड पे आप क्रिप्टो का ट्रेडिंग वॉल्यूम देख लें और दूसरी साइड पे आप फॉरेक्स का ट्रेडिंग वॉल्यूम देख लें, तो ये सारी जो है ये है। जबकि मिसाल के तौर पे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का जो ऑन एवरेज डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो 20 अरब डॉलर से लेकर 30 अरब डॉलर है। इसी तरह टोक्यो का भी कुछ 10-15 बिलियन डॉलर के करीब है, मतलब हार्डली 50 बिलियन से नीचे नीचे है। और अगर सबका भी मिला लें तो उतना ट्रेडिंग वॉल्यूम नहीं बनता जितना फॉरेक्स का बनता है। सारी दुनिया में फॉरेक्स का ट्रिलियंस ऑफ डॉलर की डेली की ट्रेडिंग वॉल्यूम है। और मैं पिछले दिनों एफबीआर की एक रिपोर्ट देख रहा था, उस नोटिफिकेशन में वो ओक्टा एफएक्स जो कि एक ब्रोकर है, फॉरेक्स ब्रोकर, उसको वो एक तरह का फ्रॉड समझ रहा है। तो हमें क्रिप्टो मार्केट और ये जो फॉरेक्स मार्केट है, जहां पे बिलियंस ऑफ डॉलर की ट्रेडिंग होती है, इस मार्केट को रेगुलेट करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? जैसे मैंने कहा कि इनका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है हमारी स्टॉक मार्केट से भी बहुत ज्यादा है, और जब ये ट्रेडर यहां पे ट्रेड करते हैं, हुकूमत पाकिस्तान मार्केट को रेगुलेट करे कि भाई जिसने भी फॉरेक्स करना है करो, क्यों नहीं करो, आप ट्रेडिंग करनी है आप करो, लेकिन जब भी आप ट्रेडिंग और फॉरेक्स पे और क्रिप्टो पे ट्रेडिंग करेंगे, हुकूमत पाकिस्तान को टैक्स पे करेंगे। ये सिर्फ ट्रेडर से नहीं, जब आपने क्रिप्टो मार्केट को और फॉरेक्स को रेगुलेट करना है, तो जो ब्रोकर्स पाकिस्तानियों को सर्विसेज देंगे क्रिप्टो ट्रेडिंग की या फॉरेक्स की, उनसे सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन सिक्योरिटी लेगी। और ये सिक्योरिटी अगर बिलियंस में नहीं, जो जाहिर बात है जो हमारी माली मुल्क की सूरत हाल है, इसमें तो कोई भी बड़ी कंपनी जो है वो बिलियंस नहीं देगी, लेकिन मिलियंस में आपको वो सिक्योरिटी डिपॉजिट के तौर पे देंगे। ये इमीडिएट, मतलब इमीडिएट से मुराद आइंदा चंद माह के अंदर अंदर आप ये वाला काम है जो कर सकते हैं, जिससे आप मिलियंस ऑफ डॉलर की फंड रेजिंग कर सकते हैं। आप क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनांस है, ओकेएक्स है, बिटगेट है, ये जितने बड़े बड़े टॉप टियर जो एक्सचेंजेस ब्रोकर्स हैं, आप उनके साथ हमारे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और पूरी एक टीम बनाएं, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन, एफबीआर, ये सारे जो मुतलका इदारे हैं फाइनेंस के, उन सब की एक टीम बनाएं। वो टीम इन इदारों के साथ, इन कारपोरेशंस के साथ बराह रास्त कॉन्टैक्ट करें, उनको कहे जी आए हम आपको प्लेटफॉर्म देते हैं, आप हमारे मुल्क में काम करें। अब ये सारे हमारे मुल्क में रेगुलेट ना होने की वजह से ये सारी ब्रोकर्स, ये सारी कंपनीज यूएई जा रही हैं, इंडिया जा रही हैं, तो उधर और ये जितने गरीब ममालक हैं जो माली मुश्किलात हैं, वो सब अब टर्की, उन्होंने मुझे कहा जी मैं टर्की में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का सदर हूं, उनकी करेंसी का क्या हाल वाली रहा, और उनके जो तैयब उर्दगान है, उनकी स्टेटमेंट पिछले साल की उनकी स्टेटमेंट है, वो क्रिप्टो मार्केट के ऊपर वर्क कर रहे हैं, वो देख रहे हैं कि कैसे इस इंडस्ट्री से वो अपना कौमी मफाद जो है वो उससे कैसे वो कौमी मफाद अपने सिक्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आप क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करें, फॉरेक्स को रेगुलेट करें। क्यों करें? जैसे मैंने आपको कहा कि इससे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स आएगी,
दूसरा, पाकिस्तान FATF की ग्रे लिस्ट से फिलहाल तो हम निकल गए हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान क्रिप्टो मार्केट और फॉरेक्स को रेगुलेट करता है, मतलब जो भी यहां पे काम करता है वो बाकायदा हम हमारे इदारों से लाइसेंस लेके काम करे, तो हम FATF के कंप्लायंट एक कंट्री बन जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट नहीं करते हैं तो इससे मनी लॉन्ड्रिंग बढ़ती है। मनी लॉन्ड्रिंग कैसे बढ़ती है? आप हमारे तो हवाला हुंडी का कॉन्सेप्ट है ना। आप पता नहीं आप में से कितने लोगों को पता है, अगर आप जितने ये जो टॉप एक्सचेंजेस हैं, क्रिप्टो एक्सचेंजेस, उनके अगर प्लेटफॉर्म पे जाएं तो वहां पे P2P की सर्विस है। वो P2P की सर्विस पे कौन, ये जितने हवाला हुंडी का बिजनेस करने वाले लोग हैं सारे वहां पे एक्टिव हैं। वो क्या करते हैं, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट रेगुलेट नहीं है, इसी वजह से वो जो पाकिस्तान के इन्वेस्टर जो कि क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, ये सारे हवाला हुंडी के जो बड़े बड़े डीलर्स हैं उन्होंने इन बड़ी एक्सचेंजेस पे अपने मर्चेंट अकाउंट्स बनाए हैं। वहां पे वो मिलियंस ऑफ डॉलर की डेली, अब ये स्टेटिस्टिक्स अगर क्रिप्टो मार्केट रेगुलेट होती तो हुकूमत पाकिस्तान को पता होता कि कितना का डेली पैसा जो है पाकिस्तानी जो है वो डॉलर्स में कन्वर्ट कर रहे हैं और डॉलर से पाकिस्तान, ये सारा चूंकि रेगुलेट नहीं है, किसी के पास कोई डाटा नहीं है, लेकिन अज्यूम कर सकते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर की डेली की मनी लॉन्ड्रिंग होती है इन प्लेटफॉर्म पे ट्रेडिंग ना करा। फॉरेक्स का मैंने आपको बताया, फॉरेक्स का ट्रिलियंस ऑफ डॉलर का डेली का ट्रेडिंग वॉल्यूम है। अब पाकिस्तानी क्या फॉरेक्स नहीं करते? पाकिस्तानी फॉरेक्स करते हैं। अब वो क्या करते हैं, अब ये जो ब्रोकरेज जैसे OKX है, एक्सनेस है, इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म पाकिस्तानियों को फॉरेक्स ट्रेडिंग की ऑप्शंस देते हैं। ट्रेडर्स क्या करते हैं, वो ट्रेडिंग करके प्रॉफिट कमाते हैं, गवर्नमेंट को कोई पैसा नहीं दे रहे। और वो ब्रोकर क्या करते हैं, जितना वो पाकिस्तानी रुपए बैंकों में पैसा ले रहे हैं, वो यहां से दूसरे हवाला हुंडी के जो डीलर्स हैं उनसे पाकिस्तानी रुपये में पैसे देके उनसे डॉलर लेते हैं। वो डॉलर कौन से, पेयोनियर, स्क्रिल, इस तरह के जो पेमेंट प्रोसेसर्स हैं, वो भी हमारे नहीं है, वो भी मल्टीनेशनल कंपनी है, उनसे वो डॉलर खरीदते हैं और वहां पे अपने इंटरनेशनल, यहां से कैपिटल जो है वो फ्लाई हो रहा है, यहां से कैपिटल निकल रहा है। तो अगर क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करेंगे तो इससे मनी लॉन्ड्रिंग को आप रोक सकते हैं, क्योंकि ये सारे प्लेटफॉर्म आपसे लाइसेंस लेके काम करेंगे और सारा डाटा हमारे जो इदारे हैं, उन हमारे इदारे इन जो ब्रोकरेज हैं वहां से वो कलेक्ट कर सकते हैं। ब्लैक मार्केट रुके जी, इस वक्त अगर आप स्क्रीन पे अगर आप नजर डालें तो इस वक्त जो सरकारी रेट है वो 223 225 के करीब है, जबकि यहां पे आपको खुलेआम ये यहां पे देखें, किसी ने भी डॉलर बेचना है 244 का वो डॉलर बेच सकता है, ये सस्ते से सस्ता है। ऊपर जाते जाएं आपको मुख्तलिफ रेट मिलेंगे। इसी तरह आपने खरीदना है तो खरीदने के भी रेट है। और ये डॉलर जो है, अगर आप क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करेंगे तो ये डॉलर की जो ब्लैक मार्केट है इसको भी आप खत्म कर सकते हैं। अगला, ट्रेसेबिलिटी और ट्रैकेबिलिटी, कि अगर आप क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करेंगे तो जितना पाकिस्तान में इन्वेस्टर है फॉरेक्स का या क्रिप्टो का, वो इनका यूजर्स होता है, ये यूजर्स की KYC करवाते हैं। और आपको अगर किसी भी बंदे, किसी भी कंपनी का आपको डाटा चाहिए हो तो आप बड़ी आसानी इन एक्सचेंजेस से डाटा ले सकते हैं। वो उसी सूरत में होगा अगर आप क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करेंगे। तो सबसे पहला स्टेप, आपने क्रिप्टो मार्केट को रेगुलेट करना है। चार्टर ऑफ इकोनॉमी में आपका ये मेन नुकात होने चाहिए। आपकी एक टीम होनी चाहिए जो सर्च करेगा किस तरह हम क्रिप्टो मार्केट और फॉरेक्स मार्केट को रेगुलेट करके फाइनेंशियल बेनिफिट उठा सकते हैं। दूसरा स्टेप, इन्वेस्ट करें बिटकॉइन के ऊपर। बिटकॉइन के ऊपर इन्वेस्टमेंट क्यों करें? जब मैं कल वकार ज़का की एक ट्वीट देख रहा था जिसमें वो कह रहे थे कि आइंदा आने वाले चंद सालों में हर कंट्री अपना अपना CBDC लॉन्च करेगी। CBDC क्या होता है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। यानी हमारा जो अपना स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है वो ऑलरेडी वैसे सन 2014 से CBDC के ऊपर काम कर रहा है। हर मुल्क जो है उसका अपना CBDC होगा। और CBDC चूंकि कैश इकोनॉमी, आइंदा 1-2 दहाई में कैश इकोनॉमी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और सारे डिजिटल, हर मुल्क की अपनी अपनी CBDC होगी। उस वक्त जिस मुल्क के पास जितना बिटकॉइन होगा उतना वो अपना CBDC जो है वो प्रिंट कर सकेगा। यानी उसमें भी जाहिर बात है हुकूमत के पास, सेंट्रल बैंक के पास इख्तियार होगा कितना उन्होंने प्रिंट करना है, लेकिन ऑब्वियसली रिजर्व के बेस पे करना है। अब वकार ज़का साहब ने कहा कि जितना बिटकॉइन होगा, मेरी नजर में बिटकॉइन और गोल्ड होगा। और डॉलर क्यों नहीं होगा? क्योंकि डॉलर जो इकोनॉमी पर नजर रखने वाले हैं उनको पता है कि इस वक्त डॉलर जो कि ग्लोबल करेंसी थी आहिस्ता आहिस्ता वो वीक होता जा रहा है। और ये ग्लोबल करेंसी का जो स्टेटस है डॉलर का
वो आहिस्ता आहिस्ता मादूम और कम होता जा रहा है। और इसको रिप्लेस कौन करेगा? कौन करेगा? गोल्ड नहीं, इसको बिटकॉइन रिप्लेस करेगा। अब इस सूरत में हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि वो गोल्ड के साथ साथ, अपने गोल्ड रिजर्व के साथ साथ बिटकॉइन के रिजर्व भी बढ़ाए, क्योंकि आइंदा सिर्फ सीबीडीसी नहीं, आइंदा हैशवार, जिस मुल्क के पास जितना ज्यादा बिटकॉइन होगा वो उतना ही ज्यादा सिक्योर, फाइनेंशियली स्ट्रांग होगा। अब सवाल यह है कि हुकूमत के पास पैसे तो नहीं है, तो बिटकॉइन में कैसे हुकूमत इन्वेस्ट करे? मैंने इस हवाले से एक तजवीज दी थी कि जितना हमारा करप्शन का पैसा है, जितनी रिकवरीज हमारे इदारे करते हैं, करप्ट पैसा जो कि ऑलरेडी हमारी मनी सप्लाई से निकल चुका होता है, जब वो रिकवरीज करें, बजाय इसके कि वो दोबारा हमारे खजाने में आए, वो हम एक रिजर्व के तौर पे हम बिटकॉइन में इन्वेस्ट कर दें। यानी जितना हम करप्शन का पैसा रिकवर करते हैं, उसको हम बिटकॉइन की सूरत में अपने पास महफूज कर सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। तीसरा स्टेप, जैसे एल सल्वाडोर 60 के 65 लाख नफूस पर मुश्तमिल एक छोटा मुल्क है, उन्होंने बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार दिया। इस वजह से लीगल टेंडर करार दिया क्योंकि उनकी कोई अपनी करेंसी नहीं। अब हमारी पाकिस्तान की तो अपनी करेंसी है, हमें तो खैर बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार देने की जरूरत नहीं है। लीगल टेंडर करार देने का मतलब यह है कि वहां के शहरी जैसे डॉलर के साथ एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग करते हैं, लेन देन करते हैं, इसी तरह वो बिटकॉइन के जरिए भी कर सकते हैं। बल्कि एल सल्वाडोर के जो प्रेसिडेंट है नाइब बुकीले, उसने तो बाकायदा यह भी कहा जाता है कि उसने बाकायदा शहरियों को इन्फोर्स किया कि अगर आप बिटकॉइन के जरिए ट्रेडिंग करेंगे तो हम आपको बेनिफिट देंगे, इंसेंटिव देंगे। इसी तरह मर्चेंट्स को एडवांटेज दिए कि भाई आप कोशिश करें कि आप बिटकॉइन की सर्विस रखें, आप ऐसी सर्विस रखें कि यूजर्स आके आपको बिटकॉइन करके पेमेंट। पाकिस्तान बिटकॉइन को शायद लीगल करार ना दे क्योंकि हमारी एक अपनी करेंसी है, हमने तो उसको सपोर्ट करना है, लेकिन पाकिस्तान जो है, जो एल सल्वाडोर कर रहा है कि वो इन्वेस्टमेंट के लिए आलमी मालियाती इदारों की तरफ नहीं देख रहा। हमें जो आईएमएफ नाको चने चबुआर है, हमें आईएमएफ की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर वर्क करना चाहिए। अपनी टीम एल सल्वाडोर भेजें, उनको देखें कि बिटकॉइन को लीगल टेंडर करार देने के बाद उनको क्या बेनिफिट हुए हैं, उनकी इकोनॉमी क्या पॉजिटिव में जा रही है, यहाँ की इकोनॉमी सफर कर रही है। बावजूद इसके कि क्रिप्टो मार्केट जो है वो इस वक्त बेयर मार्केट है, मार्केट इस वक्त क्रैश है। दुनिया की सारी जो मार्केट्स हैं, फाइनेंशियल मार्केट सारी की सारी क्रैश कर रही हैं इस आलमी कसाद बाजारी ग्लोबल रिसेशन की वजह से। तो जाके स्टडी करें कि उससे इकोनॉमी में क्या फर्क आ रहा है। और एक चीज जो स्टडी करने वाली है, जैसे एल सल्वाडोर अभी उन्होंने लॉन्च तो नहीं किया, लेकिन आइंदा चंद महीनों में बकौल उन्होंने $1 बिलियन रेज करना है इन्वेस्टर से, जिसको वो बिटकॉइन बैक्ड बॉन्ड बोलते हैं। यानी एक सॉवरन स्टेट बॉन्ड्स इशू करेगी, बदले में वो $1 बिलियन इन्वेस्टर से लेगी, उस 1 बिलियन का ½ बिलियन वो बिटकॉइन लेके रख लेगी और ½ बिलियन वो एक शहर इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग का एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगी, जहां से वो जो एल सल्वाडोर है वो मजीद रेवेन्यू जनरेट करेगा। और वो जो उसकी मैच्योरिटी, मतलब इट ऑल डिपेंड के इसी तरह का कोई मैकेनिज्म आप कर सकते हैं। और आपको अगर आप इस तरह करेंगे तो आपको मार्केट में टेथर जो कंपनी है जो एल सल्वाडोर को फैसिलिटेट कर रही है, आप एक बार स्टेप तो लें, आपको बहुत सी कंपनीज, बहुत से इन्वेस्टर मिल जाएंगे आपके बॉन्ड्स खरीदने के लिए। हमारे यहां स्कूप बॉन्ड्स की जो हालत है, आप अगर बिटकॉइन बैक बॉन्ड्स इशू करेंगे और जो सरमायाकारी बाकायदा आप इन्वेस्टर को बताएंगे कि आप जो हमें सरमायाकारी करेंगे उसका हम कैसे इस्तेमाल करेंगे, तो आपको इन्वेस्टर पैसा देगा। तो इस तरह आपकी माली मुश्किलात आप खुद, और मैं अक्सर वीडियो में कहता हूं, अगर एल सल्वाडोर का ये जो तजर्बा है बिटकॉइन बॉन्ड वाला सक्सेसफुल हो जाता है, तो आइंदा ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, इनको सरमायाकारी के लिए आलमी मालियाती इदारों के आगे घुटने टेकने की जरूरत नहीं है, ये खुद फंड रेजिंग कर सकते हैं। अच्छा, अगला चौथा स्टेप जी, माइनिंग इंडस्ट्री हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए इमीडिएटली वो खड़ी करे। क्यों? हमारे यहां एनर्जी का क्राइसिस है। इस एनर्जी के क्राइसिस क्यों है? क्योंकि सर्दियों में हमारी खपत कम और गर्मियों में खपत जो है वो ज्यादा बढ़ जाती है। अब सर्दियों में प्रोडक्शन तो हमारी ऑलमोस्ट, थोड़ा से फर्क के साथ प्रोडक्शन तो एनर्जी की उतनी रहती है। अब ये जो सर्दियों में हमारी एक्सेसिव बिजली होती है या एनर्जी होती है, ये हम तरले कर रहे होते हैं कंपनियों के को वो हमसे सस्ते दामों खरीदे, एक्सपोर्टर को कह रहे होते हैं। हमें कोई जरूरत नहीं है, हम कोई ऐसा सेटअप करें जिसमें सर्दियों में हमारी जो एक्सेसिव एनर्जी है उसको हम बिटकॉइन माइनिंग की तरफ लगा दें। और इसके अलावा हुकूमती सतह पे जितने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं,
हाइड्रो है, विंड है, सोलर है, ये जितने हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन नेचुरल रिसोर्सेज पे हम माइनिंग फैसिलिटीज कायम करें। हमें खुद इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप एक बार ओके करें, आप एक बार इरादा जाहिर करें, आपको बिटकॉइन के बड़े बड़े माइनिंग जो फर्म्स हैं वो खुद आपको अप्रोच करेंगी। सारी सरमायाकारी उनकी होगी, आपने सिर्फ उनसे टैक्स कलेक्शन करनी है। तो आप माइनिंग सेटअप को रेगुलेट करें। इसके साथ साथ मैं तो यह भी कहता हूं कि आप घरेलू सतह के ऊपर भी माइनिंग को बाकायदा इजाजत दें। जैसे मैं हूं, मेरे घर में सोलर सिस्टम लगा हुआ है, मेरी जो प्रोडक्शन है, फॉर एग्जांपल मैंने अगर 10 केवी का सेटअप लगाया तो मेरी कंजप्शन अगर मैं $100 रोज, $80 यूनिट रोज अगर मैं जनरेट कर रहा हूं, तो उसमें से मेरी जो खपत है वो सिर्फ 50 यूनिट है। 30 यूनिट मेरे जो जाया जा रहे हैं, अगर उसको मैं माइनिंग में लगा दूं तो मैं फाइनेंशियली मजबूत होऊंगा। तो आप इसको भी इजाजत दें कि घरेलू सतह पे इंडिविजुअली कोई बंदा भी अगर माइनिंग करना चाहे तो उसको आप फैसिलिटेट करें। वो ग्रिड से ना ले, बल्कि वो नेचुरल रिसोर्सेज जैसे सोलर वगैरह से वो खुद अपना बिजली बना के खुद उससे माइनिंग वगैरह कर सकते हैं। तो माइनिंग सेक्टर से भी आप अच्छा, अगर आप माइनिंग सेक्टर को आप बिजली भी एक्सपेंसिव बेच सकते हैं। यहां पे तो आप बिजली एक्सपोर्टर्स को देते हैं या दूसरी इंडस्ट्री को जब देते हैं तो वो रेट पे चीखते हैं ना। आप ये जो इंडस्ट्री जो नेचुरल रिसोर्सेज से बिजली बना के ग्रिड में देगी, वहां से देगी, उनको आप बिजली के ऊपर भी आप इंसेंटिव वगैरह ले सकते हैं। अच्छा जी, पांचवा जो चीज है जो मैं समझता हूं करनी चाहिए, पाकिस्तान को फिल फॉर अपना सीबीडीसी लॉन्च करना चाहिए। पिछले कई सालों से आप इसके ऊपर सोच विचार कर रहे हैं। मेरा ख्याल है इसके लिए अगर आप इजाजत दें स्टेट बैंक को या जो हमारे मुतलका इदारे हैं, आप एक बार उनको गो हेड दें, वो आपको चंद महीनों के अंदर अंदर अपना सीबीडीसी लॉन्च करके दे सकते हैं। सीबीडीसी के हवाले से क्यों लॉन्च करना चाहिए वो तो मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया। लेकिन पाकिस्तान की अगर एक अपनी ब्लॉकचेन होगी, उस ब्लॉकचेन के ऊपर जितने हमारे सरकारी, कम अज कम हमारे सरकारी, मैं तो कहता हूं जितने प्राइवेट सेक्टर है वो भी आहिस्ता आहिस्ता आएंगे इस साइड की तरफ, जितने हमारे सारे सरकारी इदारे हैं उन सब का अपना अपना टोकन हो, उनकी सारा डाटा जो है इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो कि इम्यूटेबल है, जिसको कोई अमेंड नहीं कर सकता, आप इसको डिसेंट्रलाइज भी कर सकते हैं, एक से ज्यादा सर्वर्स रख सकते हैं ताकि डाटे को कोई बंदा जो है वो छेड़छाड़ भी ना कर सके। दूसरा, इससे आप फॉर एग्जांपल इलेक्शन का मसला, अगर आप अपना ब्लॉकचेन लॉन्च करते हैं, हर इदारे का अपना अपना टोकन लॉन्च करते हैं, फॉर एग्जांपल इलेक्शन है, आपने इलेक्शन को ट्रांसपेरेंट करना है, उसका आसान तरीका है। नादरा के पास सारे पाकिस्तानियों का डाटा है, हर पाकिस्तानी का अपना एक एनएफटी बनेगा, यानी मेरा जो शनाख्ती कार्ड है, जैसे मुझे एक सीएनआईसी नंबर इशू किया जाता है, इसी तरह मुझे ब्लॉकचेन जो हुकूमत पाकिस्तान का अपना ब्लॉकचेन होगा, उस ब्लॉकचेन के ऊपर एक यूनिक एड्रेस जनरेट किया जाएगा जिसको एनएफटी बोलते हैं। हर पाकिस्तानी का अपना एक एनएफटी होगा। वो एनएफटी जितने हुकूमती इदारे हैं, उन हुकूमती इदारों के टोकन्स के ऊपर जब भी कोई मामला करेंगे, फॉर एग्जांपल मैंने वोट कास्ट करना है, तो वोट कास्ट करने के लिए मुझे पोलिंग स्टेशन पे जाने की जरूरत नहीं है। मैं घर बैठे इलेक्शन कमीशन का अपना ऐप, ये एटलीस्ट वो लोग जिनके पास स्मार्टफोन है ये वो काम कर सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता ऑब्वियसली आइंदा चंद सालों के अंदर जब मजीद ये मोबाइल टेक्नोलॉजी मजीद एक्सेसिव बढ़ जाएगी, तो मैं अब वोट कास्ट करने के लिए अपने फोन से अपना वोट कास्ट, जब मैं वोट कास्ट कर दूंगा तो कोई एस्टेब्लिशमेंट, कोई सियासी रहनुमा इसको, जब मैंने वोट कास्ट कर दिया उस वोट को कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, और रिजल्ट भी इंस्टेंट आपको मिल जाएगा। बजाय इसके कि आप ये इलेक्ट्रॉनिक ईवीएम मशीनों की तरफ जाएं जिसके लिए ट्रेनिंग की भी जरूरत है, जिसके लिए आपको मशीनें बनाने के लिए टाइम और सरमाया भी चाहिए, कोई जरूरत नहीं है। ये सब ऑटोमेशन और कम से कम खर्चे और महदूद वक्त में आप सब कर सकते हैं। ये सिर्फ मैंने आपको इलेक्शन कमीशन का बताया। इसी तरह पटवारी, हर सरकारी इदारे का अपना अपना टोकन, जो कि सब एक सिनर्जी होनी चाहिए, सब में एक ऐसा मतलब वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए जहां पे ये सारे इदारों का डाटा जो है उनके अपने पास भी हो और फाइनल सेटलमेंट उनके रिकॉर्ड की हमारे मेन जो हुकूमत पाकिस्तान या स्टेट बैंक की अपनी ब्लॉकचेन हो उसके ऊपर रिकॉर्ड होना चाहिए। और ये रिकॉर्ड पब्लिकली अवेलेबल भी है। मेरे पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं, मुझे किसी को फर्द निकलवाने के लिए किसी को पे करने की जरूरत नहीं है। मैं अपने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, हुकूमत पाकिस्तान की अपनी ब्लॉकचेन है, वहां पे अपना जो एड्रेस मुझे इशू किया है, जैसे सीएनआईसी की तरह, वो जो एनएफटी एड्रेस मैं कह रहा था, वो एड्रेस वहां पे लगाऊं, मेरा सारा डाटा आ जाएगा, मैं कहां पे रहता हूं, मेरे पास कितनी प्रॉपर्टीज हैं, सारी डिटेल वहां पे आ जाएगी। तो ये वो
4-5 इकदामात हैं जो मैं समझता हूं कि अगर हुकूमत पाकिस्तान, बेशक किसी की भी हुकूमत है, जो बंदा इसके ऊपर, अगर आप नहीं करेंगे तो भाई ये होना तो है, ये होना तो है, स्लो एंड स्टडी करेंगे तो इसका एडवांटेज किसी को नहीं मिलेगा। लेकिन जो बंदा इसके ऊपर काम करेगा उस बंदे को सियासी फायदा भी होगा, उस सियासी जमात को, वो चूंकि उस हमारी कौम का, हमारे मुल्क का मुस्तकबिल इससे सिक्योर होगा, फाइनेंशियली हम स्ट्रांग होंगे, ये होना तो है। अच्छा, दूसरा, जाते जाते एक और भी काम करना चाहिए। जितने ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से मुतल्लिक सूझबूझ रखने वाले लोग हैं उनको आप वेलकम करें, वो आए। वकार ज़कात साहब को वापस लाएं पाकिस्तान में, उनको पूछें कि वो किस तरीके से हेल्प आउट कर सकता है। ये जितनी मेरी ये महदूद सा मेरा नॉलेज है इस मामले में, वो तो मैंने शेयर किया है। वकार ज़कात का तो मेरे से बहुत नॉलेज है, बहुत एक्सपीरियंस है उस बंदे का। उस बंदे को यूज़ करें कि वो कैसे हेल्प आउट कर सकता है आपको। ठीक है, ये थी मेरी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपके लिए इंफॉर्मेटिव रही होगी। आप चाहें तो मेरी वीडियो जो है अपने जो भी सोशल मीडिया आपके प्लेटफॉर्म है वहाँ पे शेयर करें, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा मैसेज जो है फैले, और ज़्यादा से ज़्यादा, और आप अगर कुछ ऐसी चीज़ें मैं मिस कर गया हूँ, आप समझते हैं कि मुझे शेयर करनी चाहिए, आप समझते हैं कि ये चीज़ें भी ऐड होनी चाहिए, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करें ताकि मैं खुद भी लर्न करूं और मेरे कम्युनिटी जो फॉलोअर्स हैं वो भी लर्न करें। ठीक है, अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।